ग्लाइकोलिसिस के कंसेप्ट को हम इसमें एक वीडियो में समझेंगे। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट मतलब क्या होता है कि ग्लाइकोज मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो शुगर से लिया गया है ग्लाइकोलिसिस। एंड देन लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इसका एक और नाम है ईएमपी पैथवे। ईएमपी पैथवे क्यों होता है, क्योंकि ईएमपी पैथवे, ठीक है। तो ईएमपी पैथवे एक्चुअली 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये ईएमपी पैथवे रखा गया। उनके नाम क्या थे, इम्बेडेन, मेयर्स एंड पार्नास। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, स्पेशली उन साइंटिस्टों के नाम, ठीक है। ईएमपी पैथवे जो ग्लाइकोलिसिस होता है, तो उनके जो नाम होते हैं इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड तीसरा नाम है पार्नास। तो इनके नाम पे इसका साइकिल का नाम रखा गया है ईएमपी पैथवे। अब देखो, ये जो साइकिल होती है ग्लाइकोलिसिस, एनिमल में क्या होती है, एनिमल में 2 टाइप के होते हैं, एक एरोबिक और एक नॉन एरोबिक। तो जो नॉन एरोबिक होते हैं और जो एरोबिक होते हैं, दोनों में ही ये साइकिल पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एरोबिक और नॉन एरोबिक दोनों ही कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस साइकिल पाया जाता है। एक पॉइंट होती है अब प्लांट के बारे में। तो प्लांट में जब ग्लाइकोलिसिस होती है, तो प्लांट में देखो ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं होता है। प्लांट में ग्लूकोज का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, शुगर के फॉर्म में होता है। तो शुगर से पहले क्या बनता है, शुगर से पहले ग्लूकोज बनता है, एंड देन ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होती है। तो ये प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, एनारोबिक कंडीशन में होते हैं, एरोबिक कंडीशन में भी होते हैं। एंड देन इसके 2 नाम हो गए, ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पैथवे। दोनों का नाम क्यों पड़ा, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड ईएमपी पैथवे साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा। तो अब देखो, ग्लाइकोलिसिस में आपको याद क्या क्या करने हैं। तो सबसे पहले देखो, एक लाइन लिखा हुआ है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अगर प्लांट है तो सुक्रोज क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम या सुक्रेज एंजाइम उसको चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको यहीं पे लिख दिया, आप भी इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख दो। तो इससे क्या होगा कि जब आप ये पढ़ोगे तब भी आप ध्यान रखोगे, जब आप ये पिक्चर देखोगे तो भी आपको ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले क्या बना, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इसमें क्या, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो वो एंजाइम कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेकडाउन किससे होता है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का जो एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम +2, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो, जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेटर कौन होता है, मैग्नीशियम। अब यहाँ पे एक एटीपी का यूज भी होता है, ठीक है, एटीपी का यूज होता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप है हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयन होता है। ये नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। तो क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं, कितने कार्बन के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो फर्स्ट प्रोसेस है इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेटेड। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि देखो, फॉस्फेट का ऐड हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज है और ग्लूकोज में क्या जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेटेड, मतलब फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो देखो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक आइसोमर है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगा, आइसोमेरेज, ठीक है। ये आपको पूरी स्टेप याद रखनी है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो 1,6-bis फॉस्फेट, यहाँ पे 6 फॉस्फेट था, मतलब कि एक फॉस्फेट का और एडिशन हुआ, किसमें, ग्लूकोज में एक और फॉस्फेट, फ्रुक्टोज में एक और फॉस्फेट जुड़ा, तो क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सी यूज हो रही है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और इसका भी एक्टिवेटर कौन है, मैग्नीशियम आयन है। ये भी ध्यान रखो, ये नीट में पूछे हुए हैं, ठीक है। और इसको भी क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्यों बोले, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में देखो एक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बना, तो इसको ये कन्वर्ट होता है ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट, इसको बोलते हैं 3 ये PgAl, ठीक है। ट्रायोज फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, PgAl, ठीक है। अब
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक और में कन्वर्ट होता है DHAP। अब देखो जो DHAP होता है इसका कंसेप्ट समझो कि DHAP जो होता है वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, 3PGA में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, अनस्टेबल, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, अब देखो 3PGAL मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या करना है, अब जब उसके बाद क्या होगा, एक NAD जो क्या होता है, हाइड्रोजन को एक एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है, NADH प्लस H प्लस बनाता है, NADH प्लस H प्लस बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल क्यों बना, क्योंकि एक तो PGL से बनेगा और एक DHAP जो होगा वो कन्वर्ट होकर फिर 3PGL बनाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए ना, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ से 2 मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल NADH H प्लस बनाएगा, ठीक है, और इसके एंजाइम कौन से लगेंगे, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रायोज बिसफॉस्फेट, उसके बाद क्या बना, ट्रायोज बिसफॉस्फेट बना, किससे बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, ट्रायोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। इसमें भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फो, इसको BPGA भी बोलते हैं, ये सब आपको शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब BPGA से क्या होता है कि एक ATP का फॉर्मेशन होता है, देखो BPGA से जब कन्वर्ट होता है PGA में, जब BPGA से PA में, तो ट्रायोज फॉस्फेट, यहाँ पे देखो ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या बना, ट्रायोज बिस फॉस्फेट से क्या बना, ट्रायोज फॉस्फेट, मतलब कि इससे एक फॉस्फेट का, इससे एक फॉस्फेट बाहर हो रहा है, ठीक है, तो ट्रायोज फॉस्फेट बना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फॉस्फेट किधर जा रहा है, ADP में एक फॉस्फेट जुड़ा और वो क्या बनाया, ATP, ठीक है, मतलब कि इससे एक फॉस्फेट लेके ADP ने ATP बना लिया, ठीक है। तो ये भी आपको स्टेप याद रखना है कि ATP का फॉर्मेशन कहाँ होता है, NADH का फॉर्मेशन कहाँ होता है। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं कि जब ट्रायोज फॉस्फेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ट्रायोज फॉस्फेट से 2 ग्लिसरेट, तो यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम होता है, मतलब कि यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम यूज होता है और फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, ठीक है। अब देखो 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, ये 2 मॉलिक्यूल है और ये 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल, अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PEP बोलते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जो PEP होता है इसको, तो ये बना फॉस्फोग्लिसरेट से PEP। अब PEP से क्या बनता है, पायरुविक एसिड, जो कि ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलिसिस का, पायरुविक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो नीट में पूछा हुआ है, तो पायरुविक एसिड होता है। और ये इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, पायरुविक एसिड फाइनल प्रोडक्ट है और इसके कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो जब PEP से पायरुविक एसिड बनता है, तो यहाँ पे भी एक देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अब इनॉल पायरुवेट फॉस्फो है ना, तो यहाँ का एक फॉस्फेट जो होता है वो ADP ले लेता है, और ADP लेके, ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एक फॉस्फेट एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, ATP बना लेता है। ये ग्लाइकोलिसिस के सारे कंसेप्ट। अब इसमें आपको और भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो ये कि टोटल ATP कैसे बनते हैं। अब सोचो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो उससे क्या क्या बना, सबस्ट्रेट लेवल, एक कंसेप्ट होता है सबस्ट्रेट लेवल ATP, मतलब क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ हो रहा है आपको पता है, जो सेल होता है, सपोज मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो होता है ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब देखो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, तो सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही
जितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल एटीपी, ठीक है। अब देखो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी कितने बने, 4, क्योंकि देखो यहाँ पे एक प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे एटीपी बन रहा है, मतलब एक बन रहा है, और ये 2 मॉलिक्यूल से बनेगा तो 2 एटीपी बन गए। यहाँ पे देखो एटीपी बन रहा है और 2 मॉलिक्यूल से बन रहा है तो 2 एटीपी। तो इस प्रोसेस में सबस्ट्रेट लेवल मतलब कि साइटोप्लाज्म में ही एटीपी का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बोलते हैं। अब देखो दूसरा कंसेप्ट है NADH कितने बनते हैं, NADH प्लस H+ कितने बनते हैं, तो ये 2 NADH बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल है तो ये आपको पता है कि कितने NADH कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, ठीक है। और NADH भी कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म में ही बनते हैं, NADH प्लस H+, ये भी कहाँ बनेंगे, साइटोप्लाज्म में बनेंगे। अब देखो ये साइटोप्लाज्म में बनते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में अब क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये NADH से हाइड्रोजन को देते हैं, फिर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, फिर वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि अब ये साइटोप्लाज्म से किधर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये एटीपी का फॉर्मेशन बनेंगे। और एक NADH से कितने एटीपी बनते हैं, 3 बनते हैं, तो 2 से 6 एटीपी बनते हैं। मतलब बन तो इससे भी एटीपी ही रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म में बन रहा है क्या डायरेक्ट, नहीं, ये कब बन रहा है, जब साइटोप्लाज्म से ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तब बनेगा, ठीक है। और 2 एटीपी का यूज़ होता है, 2 एटीपी का यूज़ कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट स्टेप में होता है, आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये एटीपी का यूज़ होता है, और दूसरा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, जब देखो यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। एटीपी ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है, एडीपी बना रहा है, ठीक है। तो ये थे कंसेप्ट। अब टोटल एटीपी कितने बने, देखो टोटल एटीपी सबस्ट्रेट लेवल 4 बने, 2 NADH से कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, तो टोटल हो गए 10, और 2 यूज हो गए, तो टोटल बने 8 एटीपी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी कितने बने, 8 एटीपी फॉर्म हुए। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखने है। इसमें एक याद रखनी है कि टोटल एटीपी अगर पूछे, नेट एटीपी पूछे तो क्या बताना है, 8 एटीपी बनता है। और आपको सबस्ट्रेट लेवल एटीपी पूछे तो आपको 4 बताना है, क्योंकि समझ में आ गया ना कि सबस्ट्रेट लेवल क्या होती है। या फिर पूछे कि टोटल एटीपी यूज़ कितने होते हैं, तो 2 एटीपी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस के सारे कंसेप्ट है। आपको NCERT के अगर ऐसे ही कंसेप्ट याद रखने हैं और समझने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर नीट एस्पिरेंट हो तो ही सब्सक्राइब करना, और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्त को ये शेयर कर दो। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट। अच्छे से पढ़ो। देखो डायग्राम ऐसे पढ़ोगे ना, तो जैसे मैंने पढ़ा है ना, ये हाईलाइट करना ये वगैरह, तो आप हाईलाइटेड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ऐसे टिक करो, ठीक है, जैसे मैंने किया है। देखो तो ऐसे टिक करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, और वो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और लास्ट टाइम पे रिवीजन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि 360 आउट ऑफ 360 तभी आएंगे जब आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। मतलब कि लास्ट टाइम पे अगर आप NCERT एक दिन में, दोनों NCERT एक दिन में पढ़ लेते हो तो आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो आदत डालो कि NCERT को बहुत फास्ट पढ़ने की आदत होनी चाहिए आपको, तभी आपका नीट में 360 आउट ऑफ 360 आएगा। सो ऑल द बेस्ट, कीप कंटिन्यूइंग।